प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसके हम पहले 2 भाग कर चुके हैं और ये हम सारा एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं। तीसरे भाग में जो इस चैप्टर का चौथा पॉइंट है उसको शुरू कर रहे हैं। 4th पॉइंट का नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। देखिए, कोई भी समाज हो, किसी भी सभ्यता में कोई भी समाज, उसके अंदर सामाजिक भिन्नताएं अवश्य होती हैं। अमीर मिलेंगे, गरीब मिलेंगे और भी उनकी हैसियत के अनुसार भी ऊंच नीच होगी। तो इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं समाज के अंदर, और यदि हम उनका अतीत के संदर्भ में देखें तो हमें, जहां हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास जहां साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, जहां हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं, वहां हम इसके बारे में कैसे जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। तो मोटे तौर पे हम 2 आधार बनाते हैं। एक बनाते हैं हम समाधान। समाधान होता है कि डेड बॉडी को, व्यक्ति को मृत होने के बाद उसको कैसे दफनाया गया था, किस तरीके से। यदि हम समाधानों की बात करें तो हमें पता है प्राचीन मिस्र के जो पिरामिड है वो भी एक तरह से समाधान है। राजाओं की मम्मियां वहां रखी गई है। राजाओं की डेड बॉडी को ऐसे रासायनिक लेप लगा के रखा गया है ताकि उनको हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सके। इसी प्रकार यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो देखिए आप, यहाँ ताजमहल, जिसको देखने वालों की संख्या तादाद बहुत बड़ी है, तो ये भी समाधान ही है, कब्र है। तो कहते हैं पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, क्या उस सभ्यता के अंदर, उस समाज के अंदर जो लोग रहते थे उनमें सामाजिक स्तर पे सतरीकरण था, बंटवारा था, विभाजन था, और आर्थिक भिन्नताएं पैसे के आधार पे, आजीविका के साधनों के आधार पे, उनमें क्या अंतर था। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक है समाधानों का अध्ययन। जो डेड बॉडी हमें दफनाई गई मिली है उनका अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए लाइन है कि जो मिस्र की सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन, जो कई पिरामिड है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, राजाओं के समाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। नेचुरल सी बात है, जिस डेड बॉडी के साथ ज्यादा धन संपत्ति दफनाई गई है वो अमीर वर्ग की रही होगी, या अमीर व्यक्ति की रही होगी, या फिर राजा लोगों की रही होगी। अब आम आदमी के साथ तो धन संपत्ति को कौन दफनाएगा। हड़प्पा सभ्यता से या सतलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, गड्ढों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान जो गर्त की बनावट है, जो समाधान गर्त की बनावट है वो एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, कुछ ईंटें वहां पे लगाई गई थी। क्या यह विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? नेचुरल करती है। देखिए, जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा बड़ी हैसियत होगी तो उसकी कब्र के ऊपर भी उसी तरीके की व्यवस्था की जाएगी, उसी तरीके का पैसा उस पर लगाया जाएगा, वैसी बनाई जाएगी। अब कहता है कहना कठिन है, कुछ समाजों में यह प्रचलित होता है, कुछ में नहीं होता। नेक्स्ट में देखिए, कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्र है जहां पर हमें मिला है मृदभांड, मीज मिट्टी के बर्तन, और आभूषण मिले हैं, आभूषण, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति का जितना जीवन लंबा होगा उसके लिए उतनी उसे वस्तुओं की जरूरत होगी। तो इस प्रकार यदि हम मृतक के साथ दफनाते हैं तो हमारा
उसके ऐसे एक सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हैं हम, जिसमें हम ये मानते हैं कि इसको मरने के बाद भी इन चीजों की आवश्यकता होगी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरतन होता है, के मनकों और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तांबे के दर्पण भी मिले हैं। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनका मृतकों के साथ ज्यादा बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, जैसा कि हमें मिस्र में मिला है। हमारे यहाँ पर ऐसी खबर नहीं मिली कि जिसमें बहुत ज्यादा कोई साथ में संपत्ति, कीमती धातुएं दफनाई गई हो। नेक्स्ट कहता है हमारा विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो पहला जो हुआ वो तो था हमारा कब्र, समाधान। अब जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आधार पर हम सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं वह है विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता का मतलब जीवन का आवश्यकता से ज्यादा जब हम सुविधाओं का उपभोग करते हैं उसको बोलते हैं विलासिता। एक तो जीवन की जरूरतें होती है और एक जीवन की जरूरतों के अलावा जो हम अपने ऐशो आराम पे खर्च करते हैं, ऐशो आराम के लिए जो चीजें जुटाते हैं उसको बोलते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। यदि आप मोटे तौर पे देखेंगे, जहां गरीब तबका है घर में सदस्य संख्या ज्यादा मिलेगी आपको और वस्तुएं कम मिलेगी, वस्तुएं कम और सदस्य ज्यादा। और जितना व्यक्ति अमीर होता जाता है, हो सकता है घर में सदस्य कम हो लेकिन वस्तुएं, चाहे उसमें कपड़े हैं, गहने हैं, बर्तन हैं, उसका खुद का मकान है और भी कई ऐसी विशेष चीजें जो आम लोगों के घरों में नहीं मिलेगी, तो ऐसी मिलती है। कहता सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर एक तो क्या कहेंगे, उपयोगी कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे, विलास। उपयोगी जो जीवन के लिए जरूरी होती है, रोजमर्रा की जरूरत को जो पूरा करती है। विलासिता का मतलब वही फिर बता रहा हूं, जरूरत से ज्यादा। उपयोगी वस्तुओं के अलावा जिनके बिना काम भी चल सकता था लेकिन फिर भी वो यदि हमारे पास है, वो विलासिता की वस्तुएं हैं। वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर या मिट्टी या जैसे सामान्य पदार्थ हैं जो आसानी से लोकल सतह पर उपलब्ध होते हैं उनसे बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां हैं, मृदभांड है, सुइयां है, सुई, झावा है। झावा होता है एक मिट्टी का बना हुआ टुकड़ा जिसको जैसे गांव में उसको मैलखुरा बोलते हैं, मतलब पांव वगैरह पे है ना, लोग उसको रगड़ते हैं ताकि पांव की गंदगी दूर हो जाए, उसको बोलते हैं झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई, सभी जगह पाई क्योंकि उपयोगी वस्तुएं हैं, जरूरत की है, रोजमर्रा की है, तो इनके बिना तो काम कैसे चलेगा। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ होती है अथवा महंगी होती है अथवा स्थानीय स्तर पर क्या नहीं होती, वो उपलब्ध नहीं होती, अनुपलब्ध होती है, या फिर जिनको बनाने में जटिल तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का एक उदाहरण जो यहां से लिया गया है हड़प्पा सभ्यता, वो है फ्यांस। फ्यांस को विलासिता की वस्तु माना गया है। घिसी हुई जो रेत होती है अथवा बालू होती है उसमें रंग मिलाकर चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से इसको मिलाकर इसको पकाकर बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं फ्यांस का एक पात्र आपके सामने। और ज्यादातर हमें फ्यांस के छोटे पात्र ही मिले, छोटे पात्र ही, जिसमें छोटी चीजें चाहे वो लिक्विड है या और भी है वो रखी जाती थी, उसमें सुगंधित पदार्थ है वो भी हो सकते रखे जाते होंगे। और इसका रंग हरा होता है, हरा ग्रीन इसका रंग होता था। तो कहते हैं कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। वही बात जटिल टेक्निक की बात है, यदि जटिल बनाने में टेक्निक कठिन है तो ही वो विलासिता की श्रेणी में काउंट करते हैं। अब कहता है स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती है। तकलियां होती है जिससे रुई से धागा बनाने के लिए, ताकू बोलते हैं इसको वैसे नॉर्मली सतर पे,
ताकू, जिससे रुई से धागा बनाया जाता है, जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? देखिए, कुछ चीजें होती है जो अलग तरीके से बना दी जाती है, हो सकता है उनका यूज ना हुआ हो, प्रतीकात्मक हो, संकेतात्मक हो वो चीजें। अब कहते हैं संचय शब्द, संचय मतलब इकट्ठा किया हुआ संचय, लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय, संचय का मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया गया तो ये तब तक अपने स्थान पर रहते हैं जब तक कि कोई इन्हें खोदकर या कोई पुरातत्वविद इन्हें खोजकर नहीं निकालता। उसको बोलते हैं संचय। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमें संचय के माध्यम से ही मिलती है। मान लीजिए कोई पुराने जमाने में अब लोग अपनी कीमती जो धातुएं होती थी, ज्वेलरी जो होती थी, उसको किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के और घर के फर्श में दफन गाड़ देते थे उसको, और बाई चांस वो लोग चले गए या कोई मिस हैपनिंग हो गई या कुछ और हो गया और वो चीज़ वहीं रहेगी मिट्टी के अंदर, घर के अंदर दबी रहेगी। जब हम खुदाई करेंगे तो वो चीज़ें हमारे पास निकल आएगी, हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार संचय मतलब इकट्ठी की हुई चीजें। अब कहता है यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी, क्योंकि यही दो बड़े बड़े शहर जो पूरा स्थलों की जो खुदाई हुई है उसके हिसाब से, तो उनमें ये जो हमें मिला ज्यादातर ये वस्तुएं जो विलासिता की वस्तुएं ये मोहनजोदड़ो से मिला है या फिर जो हड़प्पा जैसी जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र, छोटे छोटे पात्र बर्तन जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे, जैसे इत्र वगैरह, परफ्यूम बोलते हैं जिसको, अधिकांश तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी क्या था, दुर्लभ था और संभवतः आज की तरह ही कीमती भी था। हड़प्पा सतलों से मिले सभी जो सोने के आभूषण हैं वो संचों से प्राप्त हुए हैं, मतलब वो ऐसे ही किसी मिट्टी के बर्तन में उसमें नीचे दबाए गए थे। अब कहते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। देखिए, इतनी विकसित सभ्यता थी, इस सभ्यता में नेचुरल सी बात है कि लोग कई प्रकार के काम धंधे उस जमाने में करते होंगे वो। तो अब देखते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। कहता है मानचित्र 1 में चनूदड़ो को चिन्हित कीजिए। चनूदड़ो भाई पाकिस्तान में चिन्हित कर दिया, पाकिस्तान में। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक छोटी बस्ती है। कितना ये इसका 7 हेक्टेयर। कितना है? चनूदड़ो का 7 और मोहनजोदड़ो का 125, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चनूदड़ो एक ऐसी बस्ती है, छोटी है, बहुत छोटी है, 7 हेक्टेयर, लेकिन पूर्ण रूप से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन के कार्य वहां होते थे। शिल्प कार्यों में क्या क्या काम करते थे वो लोग? मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु का काम करते थे, जैसे कांसे का, तांबे का, लोहा तो था नहीं उस जमाने में। मोहर निर्माण करते थे, बाट बनाते थे, बाट बनाते थे चर्ट नामक पत्थर के। कौन से पत्थर के बनाते थे ये? चर्ट नामक पत्थर के। तो कहता है चनूदड़ो को चिन्हित कीजिए। तो चनूदड़ो क्या है? पाकिस्तान में स्थित एक 7 हेक्टेयर का पूरा स्थल हमें मिला है, और यह पूर्ण रूप से शिल्प उत्पादन में कारखानों से जुड़ी बस्ती थी जहां वस्तुएं बनाई जाती थी। और मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? 125 हेक्टेयर, 125, और चनूदड़ो का सिर्फ केवल 7 हेक्टेयर। यहां लोग क्या क्या कार्य करते थे? मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, शंख की, क्योंकि शंख की कटाई के लिए 2 प्रसिद्ध थे उस समय, एक नागेश्वर, दूसरा बालाकोट। नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में। धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाट कौन से पत्थर के? चर्ट नामक पत्थर के सम्मिलित थे। अब कहता है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त जो पदार्थ हैं उनकी विविधता उल्लेखनीय है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। कार्नेलियन है। कैसा रंग होता है कार्नेलियन का? लाल रंग। कार्नेलियन का रंग होता है लाल। जैस्पर, शफ्टिक, क्वार्टज तथा सेलखड़ी जो मुल्तानी मिट्टी की तरह नरम एक होता था पदार्थ, पत्थर जैसा, उससे मोहरें बनाई जाती थी।
क्योंकि किसी भी कठोर चीज के ऊपर काम करना मुश्किल होता है। नरम कोई चीज है जिसको आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, अपने तरीके का आकार दिया जा सकता है, उस पर काम करना आसान होता है। तो ऐसे इसलिए सेलखड़ी एक ऐसा ही पत्थर था, एक ऐसा ही पदार्थ था जिसको बारीक पीस कर और फिर उसके चूर्ण को जैसे तरीके चाहते थे वो उस टाइप से वो आकार दे देते थे। जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, फयास, पकी मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। इसका मतलब मनके बनाने के लिए काफी चीजें यूज की जाती थी। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कई बार डबल चूड़ी हो जाती है, ऐसे एक होगी, एक उसे साइड में और लगा दी, एक साइड में बराबर में और जोड़ दी तो डबल हो जाती है वो। ऐसे ये मनके थे, दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे, जो पत्थर होता था उसके ऊपर सोने का टॉप चढ़ा देते थे। इनके कई आकार होते थे, चक्राकार होते थे, बेलनाकार होते थे, बेलन के आकार के, गोलाकार होते थे, ढोल के आकार होते थे, ढोलाकार खंडित मिले हैं। और कुछ ये देख भी सकते हैं आप, ये देखिए ये रखे हुए मनके। नेक्स्ट कहते हैं कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से या तो उसके ऊपर खुदाई कर दी, कुछ या चित्र बना दिए, सजाया गया था। कुछ पर रेखा चित्र भी उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। नेचुरल सी बात है, जैसा जरूरत होगी वैसा उसके ऊपर कार्य होगा। अब सेलखड़ी है, सेलखड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर है सेलखड़ी, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी का चूर्ण बना लेते थे, उसको फिर सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाली केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि सेलखड़ी के बहुत छोटे छोटे मनके मिले, बहुत ही छोटे छोटे बारीक, देखने में बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कहता है पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने दर्शाया है कि कार्निलियन मतलब लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पीले रंग का कोई कच्चा माल होता था, उसको विभिन्न चरणों से गुजार के फिर कार्निलियन का जो लाल रंग है वो प्राप्त किया जाता था। आज भी आप देखते हैं, जैसे बांस, यदि आप बांस की लाठी देखें, डंडा देखें, जिसको छोटे बच्चों को नहीं पता जैसे, तो देखेंगे कि इसका लाल ही रंग होता है। लेकिन हमें पता होता है कि कच्चे बांस का रंग हरा होता है, हरा, और उसको फिर अग्नि में पकाकर, अग्नि के एक प्रोसेस से निकाल के उसका फिर जो रंग है वो सुनहरा या थोड़ा सा ब्लैकिश रेडिश इस टाइप सा का हो जाता है, अलग सा। तो पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता, बेढंगे, बस जैसे भी टूट गया, और फिर बारीकी से इनसे सलक निकालकर, सलक होता ब्लेड निकाल के, अलग अलग खुरचन सी निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश, इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी, पूरी प्रोसेस में होती थी, घिसाई, पॉलिश और फिर लास्ट में छेद। चनूदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा जो गुजरात में है, छेद करने के विशेष उपकरण मिले हमें चनूदड़ों से, लोथल से और धोलावीरा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें जो छेद करने के विशेष उपकरण कहां कहां से मिले हैं, चनूदड़ों, लोथल और धोलावीरा। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें, नागेश्वर गुजरात में भाई और बालाकोट पाकिस्तान में, तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। बिल्कुल, ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी होता है, कोई चीज उकेरना उस अलग सी टेक्निक से वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कौन कौन से? नागेश्वर और बालाकोट, जहां से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके हैं, मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक ले जाया जाता था। कहता उत्पादन केंद्रों की पहचान,
कैसे पता चलेगा कि कहां कहां से वस्तुएं कैसे कैसे निकाली जाती थी। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? प्रस्तर पिंड, पत्थर के टुकड़े, पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं जो पूर्ण नहीं हुई, या फिर त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट जो उसके बाद बचता था, कूड़ा करकट। ये एक मणि मूर्ति है, चित्र 1.15 में। मणि मूर्ति होती मिट्टी की मूर्ति। कहता है यहां तक कि कूड़ा करकट है वो शिल्पकारी के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ तैयार माल बेचा जाता था या कच्चा माल लिया के यहीं तैयार किया जाता था? नेचुरल सी बात है, जब हम किसी चीज को वहां प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग में कुछ उसके टुकड़े एक्स्ट्रा होते हैं, वो बच जाते हैं, वो वहीं बिखरे मिलेंगे हमें आसपास। और फिर जहां तैयार वस्तु होती है वहां तो पूर्ण रूप से तैयार ही चीजें मिलेगी आपको, अधूरी चीजें नहीं मिलेगी। बीच में नहीं है कि आधी चीज मिल जाएगी, नहीं, अपूर्ण चीज नहीं मिलेगी, पूरी चीज मिलेगी आपको जहां बेची जाती है। लेकिन जहां तैयार की जाती है वहां उस चीज के, उस वस्तु के कई आयाम मिलेंगे हमें, कई चरण मिलेंगे शुरुआत से लेकर बनने तक। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के जो टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। आज ही फेंक दिए जाते हैं, पहले वैसे होता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, आज भी किया जाता है। लकड़ी के छोटे छोटे जो बच जाते हैं टुकड़े, उनसे फिर हमारे यहाँ कारीगर होते हैं वो अलग अलग तरह की चीजें बना देते हैं, छोटे सत्र की चीजें बना देते हैं, उनसे भी काफी अच्छी आमदनी हो जाती है उनको। कहता परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। बहुत ज्यादा छोटे जो किसी काम नहीं आते थे उनको वहीं छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त और नहीं किया, नहीं, सभी और भी होता था। जो टोटली पूर्ण रूप से समर्पित थे कारीगरी को वहां तो होता ही होता था। साथ में जो बड़े शहर हैं, चाहे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या और रहे होंगे, तो उन सभी पे ये कार्य किया जाता था। अब आगे कहता है कि जो इतना हम पढ़ रहे हैं ऊपर, ये किया जाता था वो किया जाता था, तो इसके लिए जो कच्चा माल था उस माल की प्राप्ति कैसे होती थी? कहता है जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, मिट्टी तो क्योंकि सारा ही मैदानी एरिया में ही है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए मिट्टी की कोई बड़ी बात नहीं थी, मिट्टी लोकल सतह पर मिल जाती थी। कुछ अन्य जैसे पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, ये जलोढ़क मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। जलोढ़क होता है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उससे जो मैदान बनता है, जैसे उत्तर भारत का मैदान ये जलोढ़क मैदान है। अब यहाँ यदि अनाज प्रचुर मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, तो कुछ चीजों की कमी मिलेगी, जैसे हमें पत्थर नहीं मिलेगा। बढ़िया सतर की लकड़ी जो लंबे लंबे टाइमों के बाद तैयार होती है, और धातु के निक्षेप ये भी नहीं मिलेंगे हमें, तो इसलिए इन चीजें हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप के संकेत मिलते हैं। हम देखिए मिट्टी के यदि खिलौने बने हैं बैलगाड़ियों के रूप में, तो नेचुरल सी बात है उस जमाने में बैलगाड़ियां रही होंगी, क्योंकि बिना देखे तो हम कुछ बना भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ संभावनाएं तो होती है। यह सामान तथा लोगों के लिए सथल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा उसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही जो तटीय मार्ग थे उनका प्रयोग भी किया जाता था। तो बैलगाड़ियों का हो गया, बैलगाड़ियों को पहला दे दिया, फिर नदी मार्गों का प्रयोग हो गया, और फिर जो तटीय मार्ग है उनका प्रयोग किया जाता था। अब कहता है जो उप महाद्वीप है, भारत और भारत के आसपास का जो इलाका है, उसके बाहर आगे से आने वाला सामान या माल वो कैसे मंगवाया जाता था? हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर जो गुजरात में है, बालाकोट जो पाकिस्तान में है, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की, और ऐसे ही कुछ अन्य पुरस्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में कौन सा है? सोर्तुगई। सुदूर अफगानिस्तान में कौन सा? सोर्तुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का जो पत्थर है जिसका नाम है लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल जो कार्निलियन, कैसा रंग था कार्निलियन का? लाल रंग।
लेकिन जिस कच्चे पदार्थ से प्राप्त किया जाता था उसका रंग पीला था, पीला। कार्नेलियन ये कहां से? गुजरात में, बड़ौद से। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। धातु जैसे तांबा है वो राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था, खेतड़ी से तांबा। कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल, जो खेतड़ी का क्षेत्र है, हरियाणा के पास लगता है, महेंद्रगढ़ नारनौल के पास, तांबे के लिए। और दक्षिण भारत में जो कर्नाटक में है, सोने के लिए। जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ वहां उन्होंने संपर्क स्थापित किया, क्योंकि तभी तो वो चीजें मिल पाएगी आपको जब आप उनसे कोई रिलेशन बनाओगे, संबंध बनाओगे। बस्तियां स्थापित की, संपर्क स्थापित किया। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक हैं, क्योंकि बिना संपर्क के तो चीजें पहुंची कैसे। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो खेतड़ी क्षेत्र है, खेतड़ी जो अंचल है, वहां जो साक्ष्य मिले हमें, तो उस संस्कृति को हमने नाम दिया गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। यहाँ के जो इस क्षेत्र के निवासी थे वो हड़प्पा लोगों क्या भेजते थे? हड़प्पाई लोगों को तांबा भेजते थे। नेक्स्ट देखिए, कहता सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब ऐसे एरिया ही बहुत बड़ा था उसका, हड़प्पा सभ्यता का, तो कैसे वो दूर से संपर्क स्थापित करते थे? जो दूर क्षेत्र थे उनका। देखिए, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है, संकेत करती है, बताती है हमें, क्या बताती है कि तांबा संभवतः अरब प्राय द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है, ओमान, वहां से भी लाया जाता था। एक तो हो गया राजस्थान के खेतड़ी अंचल से, और दूसरा अरब प्राय द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक जगह ओमान, वहां से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं, रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि कौन से तांबे में या कौन सी धातु में किस धातु के अंश किस सतर में मिले हुए हैं। किसी एरिया में वो कम मिले होते हैं, किसी एरिया में ज्यादा मिले होते हैं। तो ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल धातु के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। क्या? एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर है, मृदभांड है, एक बड़ा हरा मटका है, मर्तबान है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी पर चढ़ाई गई थी। ओमानी सथलों से, ओमानी जो सथल है, ओमानी सथलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें कब चढ़ाई जाती थी? ऐसी मोटी परतें तब चढ़ाई जाती थी जब उसमें कोई लिक्विड पदार्थ उससे भेजना हो, ताकि रिसाव ना हो। ओमानी सथलों से मिला ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, कौन सी लिक्विड चीज रखी जाती थी, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से, ओमान से तांबा लेते थे और इनमें रखी कोई वस्तु वहां भेजते थे, उससे विनिमय करते थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे अगला पेज। अब कहता है कि जो तीसरी सहस्त्राब्दी है, सहस्त्राब्दी होती है 1000 साल की, 1000 वर्ष की, 1000 ईसा पूर्व दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः किसके लिए प्रयोग किया गया? ओमान। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया मगान, और जो संभवतः क्या है? ओमान। प्रयुक्त नाम था। नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यह रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के सथलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे हैं, बाट है, पाशे है, मनके शामिल है। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वो दिलमुन, किसको बोल रहे हैं? बहरीन द्वीप को शायद संभवतः, मगान तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द था। नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ये लेख मेलुआ से प्राप्त निर्मित उत्पादों को उल्लेख करते हैं। क्या क्या? कार्नेलियन, जिसका रंग कैसा? लाल। लाजवर्धमणि, जिसका रंग है नीला। तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां आदि। मेलुआ के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक क्या बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो। हाजा हमने मोर से उसका जोड़ा है। उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था और यह नाम उसे अपने आवाज से मिला था। ऐसा संभव है कि जो ओमान है, ओमान
वो बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वो मेलुओं को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं मेसोपोटामिया के लेख? नाविकों का देश कहते हैं, नाविकों का। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, ये मोहरें यहाँ पर दी हुई है। नाव के चित्र वाली मोहर आप देख सकते हैं, नाव के चित्र वाली ये ऐसे, और ऊपर भी कुछ इस तरीके की चीजें हैं। आगे दे रखा है बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार के मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप हड़प्पाई चित्र। रोचक तथ्य यह कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। तो अब के लिए इतना ही, अगले पार्ट में करेंगे 7.1 से 7वें पॉइंट से। धन्यवाद।